आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महानायक की बात करने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ कविताएं या नाटक नहीं लिखे, बल्कि अपनी कलम से एक पूरे युग को आकार दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छायावाद के सबसे बड़े स्तंभ जयशंकर प्रसाद की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक तंबाकू व्यापारी के घर में पैदा हुआ एक लड़का हिंदी साहित्य के आसमान का सबसे चमकता सितारा कैसे बन गया। चलिए आज इसी सफर पर चलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये कहानी है जिद, जुनून और कला की। तो कहानी शुरू होती है 1889 में वाराणसी के एक बहुत ही संपन्न परिवार से। पिता बाबू देवी प्रसाद तंबाकू के जाने माने व्यापारी थे। मतलब घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन इस लड़के की दिलचस्पी व्यापार में नहीं बल्कि शब्दों में थी और बचपन में वो कलाधर नाम से कविताएं लिखा करते थे। लेकिन कहते हैं ना, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अचानक परिवार पर ऐसा आर्थिक संकट आया कि सब कुछ बिखर गया। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। पर यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। इस मुश्किल ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि बनाया। उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी सबका ऐसा गहरा अध्ययन किया कि बड़े-बड़े विद्वान भी हैरान रह गए और तय कर लिया कि अब साहित्य ही जीवन है। तो जब जिंदगी ने उनके सामने मुश्किलें खड़ी की, तो प्रसाद जी ने अपनी कलम को ही अपना हथियार बना लिया और उन्होंने हिंदी नाटक की दुनिया में एक क्रांति ला दी। उन्होंने भारत के सुनहरे अतीत के पन्ने पलटे और अपने नाटकों से पूरे देश के अंदर एक नई जान फूंक दी। जरा उनके नाटकों के इस सफर को देखिए। 1915 में राज्यश्री से शुरुआत हुई और फिर अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और 1933 में ध्रुव स्वामिनी जैसे मास्टरपीस एक के बाद एक। हर नाटक हिंदी थिएटर के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर क्या था उनके नाटकों में जो उन्हें इतना खास बनाता था? पहली बात, वो इतिहास से कहानियां उठाते थे जिनमें देश प्रेम और राष्ट्रीय गौरव कूट कूट कर भरा होता था। और जो सबसे कमाल की बात थी, वो थे उनके स्त्री पात्र। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने ध्रुव स्वामिनी जैसी नायिका गढ़ी जो अपने हक के लिए समाज से लड़ जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी और क्रांतिकारी सोच थी। और बात सिर्फ बड़े नाटकों पर ही खत्म नहीं होती। उन्होंने एक नई विधा को भी शुरू किया। 1930 में लिखा गया उनका नाटक एक घूंट हिंदी का पहला वन एक्ट प्ले यानी एकांकी माना जाता है। मतलब एक ही अंक में पूरी कहानी, शुरू भी और खत्म भी। ये दिखाता है कि वो हमेशा कुछ नया करने की सोचते थे। तो चलिए, नाटकों के इस भव्य मंच से अब हम प्रसाद जी के दिल की गहराइयों में उतरते हैं, जहां से उनकी कविताएं निकलती थीं। ये उनकी बहुत ही निजी, बहुत ही अंदरूनी यात्रा थी। उनकी कविता का सफर भी 4 अहम पड़ावों से गुजरा। चित्राधार जैसी शुरुआती कविताओं से नींव पड़ी। फिर आया झरना, जहां से हमें उस नई शैली की झलक मिलती है जिसे हम छायावाद कहते हैं। इसके बाद आया आंसू, जो दर्द और जुदाई का गीत बन गया। और सबसे आखिर में कामायनी, जो उनकी काव्य साधना का सबसे ऊंचा शिखर था। जानते हैं, आंसू के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये प्रसाद जी के निजी दुख की कहानी है जो हर पढ़ने वाले को अपनी लगती है। इसने बिछड़ने के दर्द को हिंदी साहित्य में एक अमर आवाज दे दी। और अब कामायनी, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये इंसान के मन का महाकाव्य है। प्रसाद जी ने इसमें मनु यानी हमारे मन और श्रद्धा यानी हमारे दिल या विश्वास के बीच के तालमेल को दिखाया है। ये कहानी है कि कैसे इंसान का मन और दिल मिलकर जिंदगी का संतुलन बनाते हैं। और अंदाजा लगाइए, ये महाकाव्य कितना बड़ा है। पूरे 15 सर्ग यानी 15 अध्याय। ये नंबर ही बताता है कि कामायनी कितनी विशाल और कितनी गहरी रचना है। लेकिन रुकिए, क्या प्रसाद जी सिर्फ कवि और नाटककार थे? जी नहीं, कहानी अभी बाकी है। उन्होंने साहित्य की शायद ही कोई विधा छोड़ी हो जिसमें अपना कमाल ना दिखाया हो। उनके उपन्यास जैसे कंकाल और तितली समाज की सच्चाई को दिखाते हैं, तो वहीं उनकी कहानियां जैसे आकाशदीप इंसान के मन की गहराइयों में ले जाती हैं। आपको पता है, उनकी पहली कहानी ग्राम थी और उन्होंने लगभग 70 कहानियां लिखीं। तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, साहित्य का हर रंग, हर रूप। उन्होंने हर विधा को छुआ और उस पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। वो सही मायनों में एक संपूर्ण साहित्यकार थे।
तो अगर हमें प्रसाद जी के काम को सिर्फ 2 लाइनों में समेटना हो तो हम कह सकते हैं, पहला, उन्होंने छायावादी कविता को दर्शन की ऊंचाई दी, और दूसरा, उन्होंने हिंदी के ऐतिहासिक नाटकों को एक बिल्कुल नया चेहरा दिया। तो चलिए वापस उसी सवाल पर चलते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। जयशंकर प्रसाद की जिंदगी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या महान कला और महान साहित्य आराम और सहूलियत में नहीं, बल्कि जिंदगी के संघर्षों की आग में तपकर ही पैदा होते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।